की थी। अच्छी शिक्षा के साथ साथ उसने अपने माता पिता से अच्छे संस्कार भी पाए थे। उसके गुणों को देखते हुए धीरे धीरे एक से बढ़कर एक रिश्ते उसके लिए आने लगे थे। बहन जी, हमें ज़्यादा दान दहेज का लालच नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं कि एक अच्छी सुशील संस्कारी लड़की आकर हमारा घर संभाल ले। बस हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। देखिए बहन जी, हमने तो अपनी तरफ से बिटिया को संस्कार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी तो सबका अपना अपना भाग्य है। माँ बाप बच्चों का भाग्य लिख तो नहीं सकते, बस प्रयास कर सकते हैं कि उनका जीवन सुखमय बीते। वाह वाह बहन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए। पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवा कर मैं आपको खबर करती हूँ। जी बहन जी, बहुत अच्छा। राधे राधे। राधे राधे। जल्दी सिया और मोहन की सगाई की तारीख निकल जाती है और ठीक 1 महीने बाद शादी करके सिया मोहन के घर यानी कि अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के अगले दिन। सिया बेटा, कैसी है तू? सब सही है ना ससुराल में? विश्व की घटनाओं पर अप टू डेट रहें और देखें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। अभी डाउनलोड करें। सिया बेटा, कैसी है तू? सब सही है ना ससुराल में? हाँ माँ, सब सही है। माँ जी भी अच्छी हैं और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप कैसी हैं? सिया अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी सास शर्मिला कमरे में आ जाती है। सिया बेटा, अब ससुराल आ गई हो तो फ़ोन रख दो और यहाँ पर घुलने मिलने की कोशिश करो। ऐसे मायके में ही अटकी रहोगी तो यहाँ पर कभी नहीं जुड़ पाओगी। शादी के बाद पहले ही दिन सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर सिया को बहुत बुरा लगा। वो माँ जी, मम्मी को थोड़ी चिंता हो रही थी ना, इसलिए फ़ोन करके हालचाल पूछ रही थी। अच्छा, शादी से पहले तो तुम्हारी मम्मी संस्कारों की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। बस यही है संस्कार कि नई नवेली ब्याही बेटी की घर गृहस्थी में दखलंदाजी शुरू कर दो। एक दिन हुआ नहीं बेटी की शादी को कि फ़ोन करके कान भरने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा है बेटी ब्याह कर ससुराल नहीं काला पानी गई है, जो तुम्हारी मम्मी को इतनी चिंता हो रही है। अरे भाई, कन्यादान की रस्म का मतलब ही यही है कि अब उनका नाता तुमसे ख़त्म। उन्होंने खुद तुम्हें हमें सौंप दिया है, तो फिर घड़ी घड़ी फ़ोन पर क्या जानना है उनको? माँ जी, मेरी मम्मी ने मेरे कान नहीं भरे हैं और ना ही उन्होंने कोई दखल अंदाजी की है। बस एक फ़ोन ही तो किया है। मुझे समझ भी नहीं आता कि मेरी माँ के एक फ़ोन करने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। सिया की दलीलों का सास शर्मिला पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वो तो जैसे राशन पानी लेकर नई बहू सिया पर चढ़ गई थी और जो भी उसके मुंह में आ रहा था सिया को सुनाती चली जा रही थी। सास के मुंह से खरी खोटी बातें सुनने के बाद सिया आंखों में आंसू लेकर कई घंटे तक गुमसुम से अपने कमरे में बैठी रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी चंद दिनों पहले तक प्यार और ममता लुटा रही सास शर्मिला अचानक ये किस रूप में आ गई है। आखिर वो किसे सच माने, जो उसने अभी देखा या जो वो आज तक देखती आ रही थी। सिया के दिल को गहरा आघात लगा था। फिर भी अपने नए जीवन की शुरुआत वह ऐसे आंसुओं के साथ नहीं करना चाहती थी। अपने आंसू पोंछने के बाद जल्द ही वो शादी के बाद होने वाली रस्मों में शामिल हो जाती है। 2 दिन बाद। हेलो जी मम्मी जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? जी यहाँ सब लोग ठीक है। जी जी जी, सिया भी बिल्कुल ठीक है। रुकिए, मैं अभी बात करवाता हूँ। मोहन सिया को फ़ोन देता है। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप सब? क्या बात है बेटा, 2 दिन हो गए तेरा कोई फ़ोन भी नहीं आया। मैंने फ़ोन मिलाया भी था, तूने उठाया नहीं। तब जाकर मैंने मोहन जी को फ़ोन मिलाया। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं ना थोड़ी सी बिज़ी थी तो फ़ोन नहीं उठा पाई। आप बताइए, घर में सब लोग ठीक है ना? हाँ बेटा, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन जब से तू गई है घर तो जैसे काटने को आता है। पूरा घर बिल्कुल खाली हो गया है। तेरे बिना अच्छा नहीं लगता बेटा। माँ बाप बेटी को घर से विदा तो कर देते हैं, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाएं। माँ की बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए थे। अब परेशान मत हो माँ, मैं जल्दी मिलने आती हूँ। आप अपना और पापा का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। सिया ने देखा कि मोहन त्योरियां चढ़ाए सोफे पर बैठा उसके फ़ोन रखने का इंतज़ार कर रहा है। हद हो गई है सिया तुम्हारी मम्मी की। अरे ये बात बात पर मेलोड्रामा करने की आखिर क्या ज़रूरत है? अच्छा, तो मेरी मम्मी ड्रामा कर रही थी?
आपकी मम्मी मुझे बात बात पर संस्कार सिखाती हैं और मेरी माँ जो आपकी भी सासू माँ लगती हैं, उनके अपनी बेटी के लिए आंसू आपको ड्रामा लग रहे हैं। वाह, संस्कार तो इसे कहते हैं, है ना? हाँ, मेलो ड्रामा कहते हैं इसे। अगर तुम फ़ोन नहीं उठा पाई तो झट से मुझे फ़ोन लगा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम न जाने तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, जिसकी चिंता में घुली जा रही है तुम्हारी मम्मी। मैं सब समझता हूँ। हमारे घर की पल पल की जानकारी लेने के लिए ही तुम्हारी मम्मी रोज़ तुम्हें फ़ोन करती है ना। आपकी मम्मी ऐसी बातें बोलती थी तो मुझे लगा उनकी उम्र हो गई है, उनका ज़माना अलग है, इसलिए उनकी सोच ऐसी है। लेकिन आप ऐसे निकलेंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सिया देखो, सीधी सी बात है, जो लड़कियां पल पल की खबर मायके पहुंचाती है उनके घर कभी आबाद नहीं होते। अरे क्या ज़रूरत है अपने जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी बात मायके में बताने की। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपना नया जीवन शुरू करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के हर मामले में तुम अपनी मम्मी से एक्सपर्ट राय लेकर यहाँ उनकी मर्जी चलाओ। 10 साल पहले तक जब लड़कियों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे तब क्या शादियाँ नहीं होती थी? वो लड़कियाँ भी तो अपने ससुराल में रहती ही थी ना। बल्कि मेरा तो मानना है कि आज के समय से ज़्यादा ही खुश रहा करती थी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इस घर में ऐसा क्या कष्ट है जो तुम रोज़ रोज़ फ़ोन पर आंसू टपकाती रहती हो? पति मोहन की बात सुनकर सिया को समझ में आ गया था कि पूरे परिवार की सोच में ही खराबी है। इन लोगों के साथ किसी भी तरह की बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि किसी की सोच को 2 दिन में बदला नहीं जा सकता। बरसों से बनी धारणा को बदलने के लिए उसे कुछ सॉलिड तर्क चाहिए होंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। हर शादीशुदा लड़की की तरह सिया भी ससुराल की पसंद नापसंद के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश में लगी हुई थी। बेटा सिया, तेरा सोने का हार और मांग टीका तो मेरे पास अलमारी में ही रह गया। बड़ी गलती हो गई बेटा, तुझे ज़रूरत हो तो मैं कल ही भिजवा देती हूँ। कस्टमर लॉयल्टी रिवॉर्ड 55 इंच का टीवी 4,999 रुपए। Too good to be true, हाँ? अननोन कंपनी अननोन सेंडर यानी पक्का स्कैम। केस सॉल्व। करेक्ट। स्कैम के खिलाफ गूगल के साथ आओ, स्कैम पहचानो, मौका कमाओ। ही रह गया। बड़ी गलती हो गई बेटा, तुझे ज़रूरत हो तो मैं कल ही भिजवा देती हूँ। अरे मम्मी, वो बुआ के यहाँ से लौटने के बाद मैंने ही तो आपकी अलमारी में अपने गहने रखवाए थे। आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? और मैं सोने का हार कोई रोज़ थोड़ी ना पहनती हूँ। अब रखे रहिए, मैं अगले महीने रक्षाबंधन पर आऊँगी ना, तब ले लूँगी। तुम घर आई नहीं कि मम्मी जी का फ़ोन करना फिर से शुरू। हाँ भाई, बेटी के घर पहुँचते ही ताज़ा खबर जो चाहिए होगी। मोहन, मेरी मम्मी किसी की चुगली करने के लिए फ़ोन नहीं करती। मेरी गोल्ड की ज्वेलरी घर पर छूट गई है, इसलिए उनका फ़ोन आया था। क्या? ज्वेलरी छूट गई? देखो सिया, माँ को मत बताना कि तुम अपने गहने मायके में देकर आई हो, वरना जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। मोहन, मैं देकर नहीं आई, वो गलती से रह गए हैं। और दूसरी बात, अगर मेरा कोई सामान मायके में है भी तो क्या वहाँ चोर डाकू रहते हैं जो चुरा लेंगे? उस रोज़ तो सिया का मूड इतना खराब हुआ कि उसने पूरे 2 दिन तक पति से बात तक नहीं की। पति मोहन को भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था, इसलिए उसने भी सिया से बात करके झगड़े को ख़त्म करने की कोई कोशिश नहीं की। लगता है मुझे ही बात को ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये झगड़ा ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तीसरे दिन सिया अपनी माँ को फ़ोन करती है। मम्मी, वो मुझे कहीं शादी में जाना है, उसके लिए गहनों की ज़रूरत है। आप प्लीज़ पापा के हाथ मेरा सामान भिजवा देंगी? और हाँ, पापा को कहिएगा कि चुपके से मेरा सामान सिर्फ मेरे हाथ में ही दे, किसी और के सामने गहनों के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ को सारी बातें समझाने के बाद सिया फ़ोन रख देती है। अगले दिन सिया के पापा उसका सामान लेकर आते हैं और गहनों की पोटली उसके हाथ में देकर लौट जाते हैं। मैंने मायके से अपने गहने वापस मंगवा लिए हैं। अपनी संतुष्टि के लिए आप एक बार चेक कर सकते हैं कि सारा सामान सही सलामत वापस आया या नहीं। गहनों के वापस आ जाने के बाद धीरे धीरे मोहन भी सामान्य हो गया और सिया से बातचीत करने लगा। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सास शर्मिला उसके कमरे में आती है। सिया बहू, अपने गहने देना ज़रा। क्या हुआ माँ जी? अरे वो अलीगढ़ वाली जीजी के यहाँ शादी में जाना है ना, तो मैंने सोचा तेरा हार और सोने के कंगन पहन कर चली जाती हूँ।
सिया खुद भी अलीगढ़ वाली बुआ जी के यहाँ अपना हार और कंगन पहनकर जाना चाहती थी, लेकिन शर्मिला ने बिना सिया की इच्छा पूछे उसके गहने उससे ले लिए। क्या लगता है आप लोगों को, शर्मिला कभी अपनी बहू को समझ पाएगी? क्या आप लोगों को भी लगता है कि सिया का अपनी माँ से बात करना गलत है? क्या सच में उसकी माँ के कारण सिया की शादी खतरे में थी? मोहन, मैंने आपसे कहा था ना कि आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम लोग बाजार चलेंगे, लेकिन आप अभी तक लौट कर नहीं आए। फ़ोन रखने के बाद सिया कुछ उखड़ी हुई सी नजर आ रही थी। बहू को ऐसे चिड़चिड़ाती हुए देखकर सास शर्मिला उसके पास जाती है। क्या बात है बहू, इतनी परेशान से क्यों नजर आ रही है? कुछ काम था क्या मोहन से जो जल्दी आने के लिए कह रही थी? हाँ मम्मी जी, मैं काफ़ी दिनों से नए पर्दे और चादर लेने के लिए कह रही हूँ ताकि मेरे रूम का लुक थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन मोहन तो जैसे टस से मस ही नहीं होते। बड़ी मुश्किल से आज इन्हें अपने साथ जाने के लिए मनाया था, लेकिन ये अभी तक ऑफिस से घर आए ही नहीं। अरे मैं पूछती हूँ कि नए पर्दे और चादरों की आखिर जरूरत क्यों है? तेरे कमरे के पर्दे और चादर फटे हुए हैं क्या? माँ जी, बात फटने की नहीं है, मैं बस अपना कमरा अपनी पसंद से सजाना चाहती हूँ। अरे बहू, ये अपनी पसंद क्या होता है? पूरे घर में पहले से ही पर्दे लगे हुए हैं, उनमें क्या खराबी है बताओ तो? बस यही होते हैं संस्कार। मेरा बेटा मेरी मर्जी के बिना पर्दे तो क्या, तुझे एक रुमाल भी नहीं दिलाने वाला। और तू भी कान खोल कर सुन ले, आज के बाद मुझसे पूछे बिना मेरे घर में कोई काम नहीं होना चाहिए। तुझे तो रुपयों की कदर ही नहीं है। शुक्र है मेरा बेटा समझदार है जो तुझे टाल रहा है, तब भी तू नहीं समझ पा रही। यह उसका ना कहने का तरीका है। लेकिन मम्मी जी, मैं बस अपने कमरे की बात कर रही हूँ, बाकी का घर जैसे रखना है आप रखिए, लेकिन कम से कम मेरा कमरा तो मुझे अपनी पसंद से सजाने दीजिए। सिया बहू, तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हें बताया नहीं कि ससुराल में अपनी पसंद जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। ये मेरा घर है और तुम्हें यहाँ के कायदे के अनुसार रहना सीखना होगा। सिया समझती थी कि उसकी सही बात को भी सही कहने वाला इस घर में कोई नहीं है। सास के साथ साथ उसका पति मोहन भी बिल्कुल अपनी माँ की ही परछाई था, इसलिए सही होते हुए भी वो घर की शांति बनाए रखने के लिए चुप हो जाती थी। सिया की शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे और वो अभी अपने ससुराल के तौर तरीकों में रमने की कोशिश कर रही थी कि तभी सास ने सिया पर बच्चा करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। मोहन, मैं भी बच्चे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद ही हम बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगे। क्या तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो क्या? मैंने ऐसा कब कहा मोहन कि मैं आपको छोड़कर जाने वाली हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी में किसी तीसरे को लाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को तो अच्छी तरह समझ लें, एक दूसरे की पसंद नापसंद, अच्छाई और बुराई दिल से अपना लें, ताकि हमारा आने वाला बच्चा एक अच्छा और खुशहाल बचपन जी सके। पत्नी सिया के तर्कों से मोहन निरुत्तर हो गया था, इसलिए उस समय तो वो चुप हो जाता है, लेकिन अगले दिन पति और पत्नी के बीच में हुई बातों को वो माँ को बता देता है। देख मोहन, तेरी शादी को 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। अगर इतने दिनों में भी तुम दोनों पति पत्नी की गाड़ी अलग अलग पटरी पर दौड़ रही है तो इसमें मैं तो तेरा ही दोष बताऊंगी। अरे भाई, पति की लगाम तगड़ी हो तो मजाल है कि लुगाई अपनी हद से बाहर निकल जाए। अरे औरत होकर उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि बच्चा आएगा कि नहीं आएगा ये वो तुझे बताने लगी। माँ के उकसाने का मोहन पर ऐसा असर हुआ कि अब वो पत्नी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। पूरे भरोसे और हिफाजत के साथ पहुंचाएगी आपकी अपनी। आपके फर्स्ट ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मीशो डाउनलोड नाउ। चाहता था मोहन, ये हमारे बच्चे का सवाल है। मैं जो भी कह रही थी हमारे होने वाले बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए ही कह रही थी, लेकिन अगर आपकी यही जिद है तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सिया ने एक बार फिर अपने हथियार डाल दिए थे और मोहन की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो गई थी। कुछ ही दिन बीते तो सिया ने अपने गर्भवती होने की खबर सुना दी। सिया बहू, मैं देख रही हूँ कि तू आजकल पूरा पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। प्रेग्नेंट हो गई इसका मतलब ये तो नहीं कि तू बीमारों की तरफ बस लेटी रहे हैं और मेरा बेटा तेरी सेवा में लगा रहा है। मम्मी जी, मुझे डॉक्टर ने 3 महीने तक रेस्ट के लिए बोला है, फिर भी मैं घर के काम निपटाने के बाद ही लेटती हूँ।
और मोहन ने तो आज तक मुझे एक गिलास पानी भी लाकर नहीं दिया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ए सिया बहू, हमारी आंखें बंद नहीं है, सब दिखाई दे रहा है हमें। कैसे मोहन तेरे आगे पीछे घूमता रहता है। सास के हर बात में नाक घुसाने की आदत के कारण सिया प्रेगनेंसी के 9 महीने बड़ी कठिनाई से बिताती है। किसी तरह 9 महीने बीतने के बाद सिया एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के बाद सिया अब सास की बातों पर बहुत कम ध्यान देती। उसकी पूरी दुनिया अपनी बेटी अंशिका के आसपास ही घूमने लगी थी। मोहन के व्यवहार में भी बेटी के जन्म के बाद बहुत बदलाव आ गया था और वो भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सिया, मैं चाहता हूँ कि हमारा बस एक ही बच्चा रहे। अंशी मेरी ज़िंदगी है और मैं अपने जीवन में अंशी की जगह किसी को नहीं दे सकता। मैंने सोचा है मेरा जो भी है सब अंशी का ही है। उसका प्यार मैं किसी के साथ नहीं बांट सकता। मेरी भी यही इच्छा है कि हम दूसरे बच्चे के बारे में ना सोचकर अंशी के भविष्य के बारे में सोचें। मोहन और सिया अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे और उन दोनों की यही राय थी कि उन्हें अब दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। सिया बहू, अंशिका 2 साल की हो गई है, अब यही सही समय है दूसरे बच्चे की तैयारी कर लो। मम्मी जी, मैंने और मोहन ने डिसाइड किया है कि हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। अरे, ऐसी बेहूदी सोच बस तेरी ही हो सकती है। इसमें मेरे बेटे को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार को लड़का हुआ होता तो हम मान भी लेते कि तुम दूसरा बच्चा नहीं करोगे, लेकिन भूल मत, बेटी हुई है तुझे और बेटी की माँ ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करती। एक लड़का तो चाहिए ही चाहिए। खानदान का वंश तेरी लड़की नहीं लड़का ही आगे बढ़ाएगा। ये तुझे और बेटी की माँ ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करती। एक लड़का तो चाहिए ही चाहिए। खानदान का वंश तेरी लड़की नहीं लड़का ही आगे बढ़ाएगा। शर्मिला सिया को मोहन के सामने जली कटी बातें सुनाती रहती है और मोहन चुपचाप सुनता रहता है। रात को कमरे में, बस यही है तुम्हारी बातों का महत्व। अभी कल तक तुम्हें बस एक ही बच्चा चाहिए था और आज जब सबके सामने ये बात स्वीकार करने का समय आया तो मुंह पर पट्टी बांधकर खड़े होकर तमाशा देखने लगे। मन को ठंडक पड़ गई होगी ना मम्मी जी से बातें सुनवाकर मुझे। ऐसी बात नहीं है सिया, मैं वाकई में दूसरा बच्चा नहीं चाहता हूँ, लेकिन माँ को कौन समझाए। मोहन, जिस दिन से मेरी शादी हुई है आप लोगों के मुंह से यही सुनती आ रही हूँ कि माँ को शादीशुदा बेटी के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। आपकी बात मानकर मैंने अपनी माँ से अपना दुख दर्द बांटना भी बंद कर दिया। मैं यहाँ मर रही हूँ या जी रही हूँ मेरी माँ को कुछ नहीं पता। मेरी माँ ने भी कभी अपना दायरा लांघ कर मेरे ससुराल के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ आपकी माँ है जिन्हें हर उस बात से मतलब है जो मुझसे और आपसे जुड़ी है। शादीशुदा बेटे के कमरे के पर्दे, चादर से लेकर उसकी पत्नी की हर छोटी सी छोटी बात के बीच में बोलना वो अपना हक समझती है। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे कब होंगे, कितने होंगे, ये भी वही डिसाइड करना चाहती है। आपको नहीं लगता कि यह पति पत्नी का बेहद निजी मामला है जिसके बीच में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए? मैं अगर अपने मायके में कोई गहना भूल जाऊं तो मेरी माँ की गहनों पर नजर है और आपकी मम्मी बिना मेरी इच्छा जाने मेरे गहने पहनकर कहीं भी चली जाती है, उसका क्या? सिया, माँ कोई बाहर वाली थोड़ी ना है जो तुमसे कुछ भी कहने से पहले उन्हें सोचना पड़े। मोहन, जब बेटे या बेटी की शादी हो जाती है ना तो हर माता पिता को ये बात समझनी चाहिए कि अब उनका बेटा या बेटी वयस्क हो गया है। उन्हें उनके जीवन के फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए। आपकी मम्मी कोई मौका नहीं छोड़ती आपको ये जताने के लिए कि माँ पत्नी से ऊपर होती है और पति को दबाकर रखने से ही आप मर्द कहलाएंगे। आप खुद सोचकर बताइए ना, क्या कभी आपकी माँ ने आपको कहा कि आपको अपनी पत्नी या बेटी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए? मेरी माँ से तो आपको बहुत खतरा था कि वो मेरा घर तोड़वा देंगी। एक बार सोचकर बताइए, क्या आपकी माँ ने कभी हमारा घर बसने दिया है? हम तो बस एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। हमारे घर में न प्यार है, न विश्वास है और ना ही सम्मान है। ऐसा किस किताब में लिखा है मोहन कि बेटी की माँ घर तोड़वा देती है, लेकिन बेटे की माँ चाहे जो करे उससे घर नहीं टूट सकता? सिया की बातें सुनकर मोहन को एहसास हुआ कि सिया का कहा हुआ एक एक शब्द सच है। तुम सही कहती हो सिया,
गलती मेरी भी है जो आज तक हर समय माँ का हाथ पकड़कर चलता रहा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद हमारी गृहस्थी में किसी का दखल नहीं होगा। मोहन की बात सुनकर सिया उसके गले लग जाती है और वे तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेटा बहू के बीच में सब कुछ सही चलता रहे, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि माँ अपनी सीमा ना लांघे।